हेलो बेटा, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होगे। ठीक है, घर पे होगे, सेफ होगे। ओके, देखो अगला जो टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है, ठीक है, वो है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने से पहले, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने से पहले कुछ हमको एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, जिसको हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, क्योंकि अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल नहीं जानते हो, ठीक है, अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज मेटल्स की नहीं जानते हो तो आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। ठीक है, दिक्कत क्यों होने वाली है? क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम ये देखते हैं कि कौन मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन मेटल कम रिएक्टिव है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो कौन मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन मेटल कम रिएक्टिव है, ये जानने के लिए पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़नी पड़ेगी, तभी हम डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवा पाएंगे ईजिली। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि पहले आपको इसको पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, और फिर आपको डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ। हालांकि और लोग डायरेक्ट पढ़ा देते हैं, लेकिन बेटर यही है कि आप पहले इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन किसको हटाएगा, ठीक है, कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। तो चलो देखते हैं रिएक्टिविटी ऑफ मेटल है क्या। ठीक है, देखो बेटा, पहले डेफिनेशन छोड़ दो, पहले इसको समझो आप कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल जो होती है एक तरीके का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ लिखी भी हुई है, मैं आपको समझा रहा हूँ। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल जो है वो एक तरीके का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, जिसमें जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है उसको सबसे ऊपर रखा जाता है और जो सबसे कम रिएक्टिव मेटल होता है उसको सबसे नीचे रखा जाता है। ठीक है, मतलब ये अगर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है तो इससे कम ये, उससे कम ये, उससे कम ये, उससे कम ये, डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्या है बेटा ये? डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। ठीक है, मतलब मेटल्स को हम इस तरह से अरेंज करते हैं कि जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो सबसे ऊपर आएगा और जो सबसे कम रिएक्टिव मेटल है वो सबसे नीचे आएगा। ठीक है, अब देखो, जो ज़्यादा रिएक्टिव सबसे ऊपर, जो इससे कम रिएक्टिव वो उससे नीचे, जो इससे भी कम रिएक्टिव और नीचे, इस तरह करते करते डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो करते करते हम देखेंगे जो सबसे कम रिएक्टिव मेटल है वो सबसे नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आपकी बुक्स में ना रिएक्टिविटी सीरीज जो लिखी होगी वो पोटेशियम से स्टार्ट होगी और गोल्ड पे खत्म हो गई होगी। देखो इसका पर्पस क्या है, आपके जो बुक्स में रिएक्टिविटी सीरीज होती है वो पोटेशियम से स्टार्ट होती है, गोल्ड पे खत्म हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे हम वही मेटल्स यूज कर रहे हैं। देखो ऐसे तो मेटल्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है, मेटल बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कुछ ही मेटल लिख रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ ही मेटल लिखे हैं, क्यों? क्योंकि जो मेटल आपको 10th में रेगुलर यूज में आएंगे, रेगुलर आपके सामने आएंगे, रेगुलर रिएक्शन में आपको दिखेंगे, उन्हीं मेटल को प्रायोरिटी देके, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा कुछ याद ना करना पड़े। ठीक है, वैसे तो इनके बीच में और भी मेटल्स आएंगे, लेकिन उसको हम लोगों ने इग्नोर कर दिया है। क्यों इग्नोर किया है? क्योंकि वो हमारे काम के नहीं है, वो हमारे 10th में रिएक्शन में है ही नहीं, तो उनको पढ़ के कोई फायदा नहीं है। तो जो मेटल्स हमारे 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, जो हमारे 10th में बार बार आते हैं रिएक्शन करवाने के लिए या कहीं ना कहीं हमारा सामना उनसे होता है, तो उन मेटल्स को हमने अरेंज कर लिया है। ठीक है, अब देखो सीजियम को मैंने एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, प्लेटिनम को मैंने एक्स्ट्रा अपने पास से लिखा हुआ है, ताकि आपको ये मालूम चल सके कि कौन मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, कौन मेटल सबसे कम रिएक्टिव है। तो देखो सीजियम जो होता है वो स्टेबल मेटल याद रखना है, स्टेबल मेटल की कैटेगरी में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। वैसे तो फ्रांसियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, लेकिन वो अनस्टेबल होता है, रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए यहां हम उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो सीजियम मेटल जो है वो स्टेबल मेटल में, मतलब जो मेटल आपको नेचर में मिल जाएंगे, जो मेटल बहुत रेडियो एक्टिव नहीं है, ठीक है, उस कैटेगरी में आपको सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव मेटल मिलेगा वो सीजियम मिलेगा। ठीक है, सीजियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल, और प्लेटिनम जो होता है वो सबसे ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव मेटल होता है। ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव, सबसे कम रिएक्टिव मेटल होता है। क्लियर है? सीजियम के बाद आता है पोटेशियम, पोटेशियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद लिथियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम।
अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज अगर आपको खटक नहीं रही है तो आपको खटकनी चाहिए, ठीक है, वो ये है कि मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन क्या कर रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन तो मेटल नहीं होता है, लेकिन हमने देखो मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन को लिख रखा है, तो ऐसा क्यों है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है, 1 नंबर में आता है एग्जाम में, तो इसको भी हम लोग देख लेंगे। लेकिन पहले समझो ये कि हाइड्रोजन से जो ऊपर मेटल्स हैं, ठीक है, हाइड्रोजन से जो ऊपर मेटल्स हैं, ठीक है, वो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। हाइड्रोजन से जो ऊपर मेटल है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। हाइड्रोजन से जो नीचे मेटल है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे नॉर्मल कंडीशन में। नॉर्मल कंडीशन में अगर आपको रिएक्ट कराना है तो आपको एक्स्ट्रा फिर टेम्परेचर, प्रेशर या कैटलिस्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन में देखें हम लोग तो हाइड्रोजन से जो ऊपर मेटल है वो वाटर से रिएक्ट कर जाएंगे, वाटर से, और हाइड्रोजन से जो नीचे मेटल है वो वाटर से रिएक्ट नहीं कर पाएंगे नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज में आप इस चीज को समझो कि अगर मैं रिएक्शन करवा रहा हूं, ठीक है, और उस एक रिएक्शन में कैल्शियम है और मैग्नीशियम है। ठीक है, कैल्शियम ने कंपाउंड बना रखा है, सॉरी मैग्नीशियम ने कंपाउंड बना रखा है किसी के साथ, और कैल्शियम से रिएक्ट करवाना है, तो कैल्शियम जो है वो मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव है। कैल्शियम क्या है बेटा, कैल्शियम जो है वो मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव है, तो कैल्शियम क्या करेगा, मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, इस बात को समझो कि जो मेटल, जैसे मान लो कैल्शियम जो है मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव है, तो अगर मैग्नीशियम ने कहीं पे कंपाउंड बनाया होगा और आप कैल्शियम को ले जाओगे रिएक्ट करवाने, कैल्शियम बड़ी आसानी से मैग्नीशियम को हटा देगा, क्योंकि कैल्शियम जो है वो मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, इसीलिए उसको जो है रिएक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम से ऊपर रखा गया है। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये है रिएक्टिविटी सीरीज, जिसमें सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो है सीजियम है और सबसे लेस रिएक्टिव मेटल जो है प्लेटिनम है, और जो मेटल ऊपर, एक मेटल के ऊपर है वो उस मेटल से ज्यादा रिएक्टिव है। जैसे मैग्नीशियम जो है एल्युमिनियम से ज्यादा रिएक्टिव है, उसी तरह कैल्शियम से ज्यादा रिएक्टिव लिथियम है, लिथियम से ज्यादा रिएक्टिव सोडियम है, इस तरह करके। क्लियर है? ओके, तो यही चीज लिखी हुई है, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन ए वर्टिकल कॉलम इन ऑर्डर टू देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। मतलब ये जो अरेंजमेंट है मेटल्स का, इनकी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में, मतलब नीचे आने पे रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रही है, इसी अरेंजमेंट को हम क्या कह रहे हैं, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल कह रहे हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये मैं लाइन खींच देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोजन जो है वो मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज में क्या कर रहा है, जबकि हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल है। ठीक है, हाइड्रोजन नॉन मेटल होता है ना, सबको मालूम है। अब देखो यहाँ पे बेटा एक चीज समझो, अगर आपने हाइड्रोजन का बिहेवियर देखा होगा तो हाइड्रोजन का बिहेवियर जो होता है, जैसे मान लो ये हाइड्रोजन है, ठीक है, तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके, ठीक है, जैसे इसको ऐसे कर लेते हैं, ये अगर मान लो वैसे तो ये रिएक्शन सही नहीं है, ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए बस लिख रहा हूँ। जैसे मान लो कि हाइड्रोजन है, ठीक है, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया बाहर, तो H पॉजिटिव बन गया। ठीक है, तो ये जो H पॉजिटिव है, ये जो पॉजिटिव है, मतलब आपने 9th में पढ़ा होगा, पॉजिटिव वाले को क्या कहते हैं, कैटायन कहते हैं। ठीक है, और आपने ये भी पढ़ा होगा कि कैटायन कौन फॉर्म करते हैं, कैटायन जो है मेटल्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, क्योंकि कैटायन कब फॉर्म होता है, कैटायन फॉर्म होता है जब डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब इस चीज मेरी बात को ध्यान से सुनना कि देखो मेटल्स का जनरली बिहेवियर क्या होता है, मेटल्स का बिहेवियर होता है कि अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करिए, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज अटेन करिए, मतलब कैटायन अटेन करिए, ठीक है, और किसी अदर नॉन मेटल के साथ कंबाइन हो जाइए। ठीक है, तो आप देखो जैसे मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन अटेन करते हैं, 9th में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, जैसे ही मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं ना, वैसे ही देखो हाइड्रोजन भी अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। ठीक है, हाइड्रोजन भी अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, नॉन मेटल होने के बावजूद। आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द केसेस में, हमेशा नहीं, मोस्ट ऑफ द केसेस में हाइड्रोजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और पॉजिटिव चार्ज अटेन कर लेगा, मतलब कैटायन अटेन कर लेगा, सेम एज मेटल। कैसे? सेम एज मेटल। मेटल की तरह ही हाइड्रोजन भी अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और पॉजिटिव चार्ज अटेन कर लेता है
एकदम बिहेवियर मेटल वाला है, इसीलिए उसको मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज में रखा गया है, क्योंकि वो मेटल के जैसा बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, कैटायन फॉर्म कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज अटेन कर रहा है। क्लियर हो गई बात। हाइड्रोजन को क्यों रखा गया है मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज में? हाइड्रोजन को इसलिए रखा गया है मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज में क्योंकि जैसे मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज अटेन कर लेते हैं, वैसे ही हाइड्रोजन भी अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके एक पॉजिटिव चार्ज अटेन करता है। अच्छा, यहां देखो, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया ना। जैसा कि मेटल अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन गेन करते हैं, वैसे ही हाइड्रोजन भी अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या करता है, कैटायन गेन कर लेता है। इसीलिए इस सिमिलर बिहेवियर की वजह से ये मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज में है। अच्छा, मैंने कहा मोस्ट ऑफ द केसेस में इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लेकिन देखो कुछ एक ऐसे केस हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? मेटल्स नॉन मेटल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, मेटल्स नॉन मेटल्स में पढ़ेंगे। वहां हम देखेंगे कि जब हाइड्रोजन इन लोगों के साथ रिएक्ट करता है, सीरियम, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, इन सब के साथ रिएक्ट करता है, तो उस केस में उसको H नेगेटिव बनना पड़ता है। वो हम वहीं देखेंगे। ठीक है, यहाँ हमारा अभी कोई काम नहीं है, इसलिए बस मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि नेगेटिव कहाँ बनता है। नेगेटिव जब इन चारों मेटल्स के साथ या इन लोगों के साथ भी जब रिएक्ट करेगा वो, तो उसको नेगेटिव बनना पड़ता है, हालांकि वो बनना नहीं चाहता है। ठीक है चलो, क्लियर है। तो ये रही रिएक्टिविटी सीरीज। अब आपको रिएक्टिविटी सीरीज में जो है एक बात याद रखनी है। वो बात याद क्या रखनी है कि जो मेटल पहले मेटल से नीचे है वो उससे कम रिएक्टिव है, जो मेटल मतलब ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिव है। इसी चीज को आप याद रख लोगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एकदम हलवा हो जाएगा, एकदम आसान। ठीक है, और हाँ, इसको आपको याद करना पड़ेगा थ्रू आउट कोर्स, मतलब थ्रू आउट 10th आपको ये याद होनी चाहिए पूरे 10th में, क्योंकि बिना इसके याद हुए आपको रिएक्शन कराने में खासा दिक्कत हो जाएगी। क्लियर है बेटा? तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या स्टूडेंट पॉइंट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको बतानी है, ये ज़ैदी सेक वाले में मैं अंडर स्कोर लगाना भूल गया था, तो आप लोग अंडर स्कोर लगा लीजिएगा अगर कभी सर्च कर रहे हो आप तो। ठीक है, ओके। तो ये रही आपकी रिएक्टिविटी सीरीज। पॉज करिए, इसको नोट करिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखेंगे, 2 मिनट में हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है देखते हैं हम लोग। देखो, दोज रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल इन ए कंपाउंड इज कॉल्ड या आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, मतलब ऐसा समझो कि सपोज करो मेरे पास एक CuSO4 एक कंपाउंड है, इसको मैंने जिंक से रिएक्ट करवाना है। ठीक है, इसको मुझे जिंक से रिएक्ट करवाना है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में तो आप देखो Cu मतलब कॉपर, ठीक है, Cu मतलब कॉपर, और जिंक जो है वो कॉपर से ऊपर है। ठीक है, जिंक कहाँ है? जिंक काफी ऊपर है कॉपर से, तो मतलब जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में जो जितना नीचे है वो उतना कम रिएक्टिव है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। ठीक है, तो कॉपर जो है वो जिंक के काफी नीचे है, तो मतलब जिंक ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर। तो जिंक क्या करेगा? जिंक इसको डिस्प्लेस कर देगा, और क्या बनेगा? ये बनेगा ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, मतलब कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट और ये है जिंक सल्फेट। अब ये रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों कह रहे हैं समझो। अब रिएक्शन के साथ इसको मैच करो। ठीक है, देखो ऐसी रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, डिस्प्लेस Cu लेस रिएक्टिव मेटल इन ए कंपाउंड। इस कंपाउंड में मोर रिएक्टिव मेटल जिंक ने लेस रिएक्टिव मेटल कॉपर को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया और खुद कंपाउंड बना लिया और कॉपर बाहर चला गया। ठीक है, तो ये क्या रिएक्शन है? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, अच्छा बेटा, इसमें देखो जैसे मैं हर आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में आपको मैं इंपॉर्टेंट एग्जांपल बताता हूँ जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये तो जनरल एग्जांपल मैंने आपको एक दे दिया। अब देखो इसका मैं जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं और देखेंगे कि उस एग्जांपल से हम लोग कैसे
हम लोगों को कैसे क्वेश्चन मिलते हैं या कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और वो एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है। अभी हम यहाँ लिखेंगे CuSO4 प्लस Fe एरो। अब देखो बेटा यहाँ भी वही है, Cu नीचे है, Fe काफ़ी ऊपर है, तो Fe क्या करेगा, Cu को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बनेगा FeSO4 प्लस Cu। अब आपको याद होगा मैं जब आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डिस्कस करेंगे, तो वही आज हम लोग कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने पीछे के लेक्चर देखे होंगे तो बेटा ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, ठीक है, और ये जो है ये ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का। इसका स्टेट जो है वो अभी एक्वस है, ठीक है, एक्वस है, ये भी एक्वस। देखो अब इसको तो हम लोग जानते हो, अभी पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया था डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बहुत डिटेल से इसको। ये क्या है, फेरस सल्फेट, और इसका कलर कैसा होता है, याद करो, पीछे बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है, बहुत ज़्यादा डिटेल में, ठीक है। फेरस सल्फेट का कलर ग्रीन होता है। अब देखो ये आयरन जो हमने लिया है, ठीक है, ये जो आयरन है हमारे पास, हाँ, अब इसका जो प्रैक्टिकल है, ये रिएक्शन तो आपको समझ में आ गई ना। एक कॉपर सल्फेट Fe के साथ रिएक्ट किया, Fe ज़्यादा रिएक्टिव था तो कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और FeSO4 बना लिया, कॉपर बाहर चला गया। लेकिन इस रिएक्शन को प्रैक्टिकल के अगर फॉर्म से देखें हम, तब इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो कैसे, मान लो मेरे पास एक बीकर है, ठीक है, आपको एग्जाम में ऐसा बना के भी दे सकता है पेपर में, या आपसे पूछ भी सकता है इससे क्वेश्चंस, तो आप ध्यान से देखना। ये मेरा एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट भरा हुआ है, ठीक है, ध्यान दो, इसके अंदर ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट भरा हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर ब्लू कलर का क्या भरा हुआ, कॉपर सल्फेट, क्या भरा हुआ बेटा, CuSO4, ठीक है, CuSO4 भरा हुआ है। अब मैंने क्या किया, आयरन क्या है, आयरन है, तो मैंने एक आयरन की नेल ली, क्या ली बेटा, नेल, आयरन नेल ली, क्या ली, आयरन नेल। जो आयरन मैंने लिया है वो किस फॉर्म में लिया है, नेल के फॉर्म में, कील के फॉर्म में। अब इस आयरन नेल को मैंने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है, ये आपकी आयरन नेल हो गई, ठीक है। ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है तो मेरे साथ कोऑपरेट करिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बेटा एक टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, उसमें मैंने आयरन नेल डाल दी। अब आयरन नेल डाल दी, ठीक है, तो आपको मालूम है कि क्या होगी, रिएक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि आयरन जो है मतलब ये जो Fe है, ये जो Fe है ये Cu से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो क्या होगा, थोड़े समय के बाद ये जो बीकर है, ठीक है, होगा क्या, मैं तो पहले आपको समझा देता हूँ क्या होगा। देखो ये नेल है, जैसे मान लो ये नेल है, ठीक है, इसके बाहर की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, ठीक है, आउटर मोस्ट कवरिंग जब ये CuSO4 के अंदर जाएगी, कॉपर सल्फेट के अंदर जाएगी, मतलब मैंने ये बीकर इसके अंदर कॉपर सल्फेट के अंदर नेल डाल दी, तो होगा क्या, जो आयरन इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए चाहिए, मतलब आयरन को Cu को डिस्प्लेस करना है, तो वो आयरन कहाँ से आएगा, इस नेल की सबसे आउटर मोस्ट लेयर से। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर से आयरन बाहर निकलेंगे, ठीक है, और CuSO4 के साथ रिएक्ट करेंगे। तो जब CuSO4 के साथ रिएक्ट करेंगे तो धीरे धीरे ये रिएक्शन चलती चली जाएगी, और यहाँ नेल के जो आउटर मोस्ट लेयर है उससे आयरन के एटम्स निकल के CuSO4 के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, FeSO4 बनाएंगे। तो स्लोली क्या होगा, ये वाला जो आपका सॉल्यूशन था या जो आपका एक्वस मीडियम में CuSO4 था, ठीक है, वो जो है स्लोली आयरन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, और ये बन जाएगा ग्रीन कलर का FeSO4। क्या बन जाएगा बेटा, ग्रीन कलर का FeSO4। क्लियर है, जैसे मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ आपको दिखे, शायद मैं बहुत छोटा लिख रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, ग्रीन कलर का FeSO4 और यहाँ पे
CuSO4। ध्यान दो बेटा। अब हो क्या रहा है फिर से समझो, जब आपने आयरन डाली ना तो आयरन के जो सबसे बाहर वाले, सबसे आउटर मोस्ट वाले जो मॉलिक्यूल्स थे वो बाहर निकलने लगे और इसके अंदर जो CuSO4 जो लिक्विड है उस CuSO4 के साथ रिएक्ट करने लगे। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि इसमें से नेल से आयरन निकल रहे हैं और CuSO4 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो रिएक्शन चलती चली जा रही है और आपका जो प्रोडक्ट है FeSO4 बनता चला जा रहा है। तो जब FeSO4 इस टेस्ट ट्यूब के अंदर फॉर्म होता जा रहा है, FeSO4 इस टेस्ट ट्यूब के अंदर बनता जा रहा है, तो इस जो सॉल्यूशन का कलर पहले ब्लू था वो अब कैसा हुआ जा रहा है बेटा, ग्रीन हुआ जा रहा है। ये सॉल्यूशन का कलर जो पहले ब्लू था धीरे धीरे कैसा होता जा रहा है, ग्रीन होता जा रहा है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ FeSO4। और जो इस अब देखो FeSO4 का तो फॉर्मेशन हो गया, लेकिन Cu भी तो निकल रहा है, क्योंकि ये जो SO4 जो पहले Cu के साथ जुड़ा था अब वो SO4 Fe के साथ जुड़ गया, Cu तो अकेला हो गया ना। तो अब ये Cu कहाँ जाएगा, देखो ये Cu जो है, ये इसे मैंने आयरन नेल बनाई, देखो ये Cu कहाँ जाएगा, ये आयरन नेल है, ठीक है। Cu जो है आयरन, देखो जहां से आपके आउटर मोस्ट लेयर से नेल की आयरन के एटम्स बाहर निकले थे, उसी जगह Cu के एटम चिपकने लगेंगे जाके, यहाँ आप Cu के एटम चिपकने लगेंगे, ठीक है। यहाँ Cu के एटम चिपकने लगेंगे आउटर मोस्ट लेयर में, सॉरी शेल नहीं, आउटर मोस्ट लेयर में, नेल की आउटर मोस्ट लेयर में कॉपर के एटम्स चिपकने लगेंगे। ये Cu है और ये Cu कैसा होता है बेटा, आपको मालूम है Cu जो होता है वो रेड ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। तो नेल का जो पूरी आउटर मोस्ट लेयर है वो किस कलर की हो जाएगी, रेड ब्राउन कलर की हो जाएगी, रेड ब्राउन कलर की हो जाएगी ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कॉपर, ठीक है। बात समझ में आई? फिर से रिएक्शन समझो, ये देखो CuSO4 लिया टेस्ट ट्यूब के अंदर, फिर नेल डाल दी, जब नेल डाली क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है CuSO4 से, वो रिएक्ट करेगा, तो जो नेल की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है उसमें से आयरन निकलेंगे, आयरन के एटम निकलेंगे और इस लिक्विड के अंदर CuSO4 है उसके साथ रिएक्ट करेंगे, तो फिर फॉर्मेशन होगा FeSO4 का और धीरे धीरे ये ब्लू कलर किस में चेंज हो जाएगा, ग्रीन कलर में चेंज होगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ FeSO4। फिर क्या होगा कि जो Cu बाहर निकला है इसको भी तो जगह चाहिए ना कहीं जाने के लिए, तो ये कहाँ डिपॉजिट होगा, ये वहीं उसी जगह डिपॉजिट होगा जहां से Fe बाहर निकले थे। मतलब आयरन की जो आउटर मोस्ट लेयर है वहां पे आपके Cu जाके डिपॉजिट होने लगेंगे और ये जो है रेड ब्राउन कलर का एक कोटिंग इसके ऊपर चढ़ जाएगी, नेल के ऊपर रेड ब्राउन कलर की कोटिंग चढ़ जाएगी, मतलब कॉपर की कोटिंग चढ़ जाएगी। तो ठीक है, तो ये रिएक्शन समझ में आई। अब देखो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपसे पूछा ये जाता है कि देखो पूछा ये जाता है कि वाई CuSO4 का जो कलर है, CuSO4 का जो ब्लू कलर है वो ग्रीन कलर में क्यों चेंज हो रहा है। पहला क्वेश्चन तो ये है, अभी मैं लिख दूंगा उन क्वेश्चनों को, परेशान नहीं हो, पहले समझ लो। देखो ये जो CuSO4 का ब्लू कलर है वो ग्रीन कलर में क्यों चेंज हो जाता है रिएक्शन के बाद, तो क्यों चेंज हो जाता है भाई, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ FeSO4। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो कोटिंग है, ये जो नेल के ऊपर रेड ब्राउन कलर की कोटिंग है वो किस चीज की है, ठीक है, तो वो कॉपर की है। या तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि नेल के ऊपर किस कलर की कोटिंग चढ़ेगी, तो रेड ब्राउन कलर की कोटिंग चढ़ेगी। तो ये रिएक्शन है और आप देखिएगा प्रीवियस ईयर के सैंपल पेपर खोजिएगा तो 2-3 साल पहले ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। बात समझ में आई। तो आपसे इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, क्वेश्चन ये हो सकता है कि भाई ये कलर क्यों चेंज हो रहा है, ठीक है, किसकी वजह से चेंज हो रहा है, क्या ऐसा फॉर्म हो रहा है कि कलर चेंज हो रहा है, तो FeSO4 फॉर्म हो रहा है जिसकी वजह से कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। बात समझ में आई। क्यों, किस रिएक्शन के थ्रू ये कलर चेंज हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के थ्रू हो रहा है। ये जो बाहर की आउटर मोस्ट जो ये लेयर है नेल की वो रेड ब्राउन क्यों हो जा रही है, ड्यू टू डिपोजिशन, रेड ब्राउन क्यों हो जा रही है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कॉपर की वजह से वो रेड ब्राउन हो जा रही है। तो इस रिएक्शन को आप लोग इंपॉर्टेंट लीजिए, मतलब सीरियसली लीजिए और आप इसको प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लैब वगैरह आपको ले जाया जाता है, वैसे तो स्कूल वाले 10th में लैब वेब तो नहीं ले जाते,
ठीक है, वो तो बस फीस ले लेते हैं, लेके नहीं जाते हैं। तो अगर कभी आपको मौका लगे तो सर से बोलना ये वाला रिएक्शन कराने को, नॉर्मल रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये है ऑल अबाउट इस वाली रिएक्शन के, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक रिएक्शन है थर्माइट रिएक्शन, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। तो बात आप लोग समझ गए ना कि ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इससे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वो भी मैंने आपको डिक्टेट कर दिए। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए। ओके ओके बेटा, देखो ये दो क्वेश्चन उस रिएक्शन से मैंने लिखे हुए हैं, जो ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग भी नोट कर लीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन आयरन नेल केप्ट इन कॉपर सल्फेट फॉर सम टाइम, ठीक है। दूसरा है व्हाई द कलर ऑफ सॉल्यूशन इन विच नेल इज डिप चेंजेस, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने उसको लिख दिया है, ठीक है। आप भी नोट कर लीजिएगा, आपके लिए आसानी कर दी है। देखो एक चीज़ मुझे और बतानी थी, ये नेटिव वाला। देखो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज में ये जो एलिमेंट सबसे नीचे हैं, ये प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ये सब इतने ज़्यादा कम रिएक्टिव होते हैं कि ये नॉर्मली किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। और नॉर्मली किसी के साथ जब रिएक्ट नहीं करते हैं तो होगा क्या, इनको जब माइन किया जाता है, इनको जब निकाला जाता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा एक शो आता है डिस्कवरी पे गोल्ड रश नाम का, ठीक है। तो अगर किसी ने देखा हो तो वो क्या करते हैं, गोल्ड की माइनिंग करते हैं। तो आप देखोगे एट लास्ट उनको जो गोल्ड मिलता है वो प्योर फॉर्म में मिलता है। किस फॉर्म में मिलता है? प्योर फॉर्म में मिलता है, वो किसी के साथ कंबाइंड नहीं होता। तो गोल्ड इसलिए प्योर फॉर्म में मिलता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव होता है, वो नॉर्मल कंडीशन में किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। इसीलिए ये जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब जो है आपको नेटिव स्टेट में मिलेंगे नेचर में। नेटिव स्टेट का मतलब है सिंगल मिलेंगे, किसी के साथ कंबाइंड नहीं होंगे। तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है आपसे, तो इसलिए मैं उस समय रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाते वक्त बताना भूल गया था, तो मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब आपको नेचर में नेटिव स्टेट में मिलेंगे, किसी के साथ कंबाइंड नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं, ये नॉर्मल कंडीशन में कंबाइंड नहीं करते, इसीलिए जब इनकी माइनिंग होती है तो ये प्योर फॉर्म में आपको मिलते हैं। क्लियर है? ओके, तो इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लेते हैं। फिर अगला हमको पढ़ना है थर्माइट रिएक्शन, वो भी डिस्प्लेसमेंट का ही एग्जाम्पल है और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नोट कर लीजिए। ओके बेटा, देखो जैसा कि हम लोगों ने कहा थर्माइट रिएक्शन अभी देखेंगे, तो ये मैंने थर्माइट रिएक्शन की डेफिनेशन पहले ही लिख दी है, जिससे थोड़ा समय बच जाए हम लोगों का। देखो थर्माइट रिएक्शन पहले समझ लो होती क्या है, फिर डेफिनेशन देखना। देखो थर्माइट रिएक्शन में बेसिकली थर्माइट रिएक्शन में Fe2O3 रिएक्ट करता है किसके साथ? एल्युमिनियम के साथ, और बनाता है Fe प्लस Al2O3, A2 बैलेंस हो गया है ना? हाँ बैलेंस है, ठीक है। देखो यहाँ पे थर्माइट रिएक्शन समझो क्या होता है। थर्माइट रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है, ठीक है, जो बेसिकली मेटल के एक्सट्रैक्शन में यूज होती है। देखो बेटा एक्सट्रैक्शन समझना, जब आप लोग मेटल नॉन मेटल पढ़ोगे ना तो वहाँ पे मेटलर्जी है। मेटलर्जी में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग नेचर से मेटल्स के ओर को लाते हैं, ठीक है, उनको प्रोसेस करते हैं, उसमें से प्योर मेटल निकालते हैं, ठीक है। तो हर मेटल का अलग अलग प्रोसेस होता है, ठीक है। हर मेटल जो होता है वो अलग अलग प्रोसेस से गुजरता है और वो प्योर मेटल में कन्वर्ट किया जाता है। तो एज पर रिएक्टिविटी सीरीज सबके प्रोसेस अलग होते हैं। तो आयरन का जो प्रोसेस होता है एक्सट्रैक्शन का, मतलब जैसे मान लो कि मेरे पास आयरन का ओर है, ठीक है, ये आयरन का ओर है, क्लियर है। इस आयरन के ओर से मुझे आयरन एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए मैं थर्माइट रिएक्शन का यूज़ करता हूँ, ठीक है। मैं क्या मतलब सभी लोग करते हैं कॉमर्शियली, ठीक है। तो आयरन के ओर से आयरन को प्योर फॉर्म में जब हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हम थर्माइट रिएक्शन की हेल्प लेते हैं, ठीक है। एक्सट्रैक्शन क्या है क्या नहीं है उसके लिए आप एकदम परेशान नहीं होइए, जब हम लोग थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे तो पूरा एक्सट्रैक्शन बहुत आराम से पढ़ेंगे, वहां मैं फिर से आपको थर्माइट रिएक्शन एक बार बता दूंगा, मतलब ऐसे ही जल्दी में, क्लियर है। तो थर्माइट रिएक्शन पहले समझो क्या होता है।
जैसे हर मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए अलग अलग प्रोसेस लगाई जाती है, अलग अलग प्रोसेस की जाती है ताकि वो प्योर फॉर्म में मिल सके हमको और उसको मार्केट में सप्लाई किया जा सके। तो वैसे ही आयरन के ओर से, ठीक है, आयरन के ओर से हेमेटाइट से, हेमेटाइट क्या होता है, एक आयरन का ओर होता है, ठीक है, तो हेमेटाइट से हम जब प्योर आयरन निकालना चाहते हैं तो उसके लिए जो प्रोसेस लगाते हैं उसको कहते हैं थर्माइट रिएक्शन। अब देखो थर्माइट रिएक्शन में बेसिकली है क्या, थर्माइट रिएक्शन में ये जो फेरिक ऑक्साइड है, क्या है ये बेटा, फेरिक ऑक्साइड या आयरन थर्ड ऑक्साइड जिसे कह रहे हैं हम लोग, ठीक है, आयरन थर्ड ऑक्साइड को, मतलब ये हेमेटाइट है, ठीक है, ये एक और है हेमेटाइट, इसका और का नाम हेमेटाइट है, वैसे कंपाउंड का नाम इसका Fe2O3 है, फेरिक ऑक्साइड है, क्लियर है। अब इसको एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करते हैं, ये एल्युमिनियम जो है वो एल्युमिनियम पाउडर है, पाउडर के फॉर्म में, किस फॉर्म में बेटा, पाउडर के फॉर्म में, एल्युमिनियम पाउडर, एल्युमिनियम पाउडर के फॉर्म में लेना है हमको, ठीक है। और जब ये रिएक्शन होगी, देखो ध्यान समझना बेटा, ध्यान समझना कि Fe2O3 को एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, एल्युमिनियम किस फॉर्म में होगा बेटा, पाउडर फॉर्म में होगा, देखो पाउडर फॉर्म में, ठीक है। तो फिर जब ये रिएक्शन होगी तो जो आयरन हमको मिलेगा ये किस स्टेट में मिलेगा, मोल्टेन आयरन मिलेगा, किस स्टेट में बेटा, मोल्टेन आयरन मिलेगा, मोल्टेन मतलब पिघला हुआ आयरन मिलेगा, मतलब ये लिक्विड मिलेगा हमको, ठीक है, ये लिक्विड मिलेगा और ये तो सॉलिड रहेगा ही, क्लियर है। तो ये आपका क्या है, फेरिक ऑक्साइड है, इससे हमने एल्युमिनियम को रिएक्ट करवाया, तो एल्युमिनियम जो हमको मिला, ठीक है, वो लिक्विड फॉर्म में मिला, मोल्टन स्टेट में मिला और Al2O3 फॉर्म हो गया, इसका नाम क्या है, इसका नाम है एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है बेटा, बात समझो, एल्युमिनियम ऑक्साइड इसका नाम है। अब तुम समझ रहे हो ये रिएक्शन जो है इतनी ज़्यादा एक्सोथर्मिक है, इतनी ज़्यादा एक्सोथर्मिक ये रिएक्शन है कि आपका जो मेटल निकल रहा है वो मोल्टेन स्टेट में निकल रहा है, किस स्टेट में निकल रहा है बेटा, मोल्टेन स्टेट में निकल रहा है। तो देखो इस रिएक्शन को हम थर्माइट रिएक्शन कहते हैं, जब फेरिक ऑक्साइड एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करता है और हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, फिर हमको आयरन जो है वो मोल्टेन स्टेट में मिलता है और Al2O3 हमको मिलता है। तो यही चीज यहाँ लिखी हुई है, थर्माइट रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच फेरिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ एल्युमिनियम पाउडर टू प्रोड्यूस प्योर आयरन मेटल इन मोल्टेन स्टेट। प्योर आयरन हमको मिलता है मोल्टेन स्टेट में और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज होती है। तो थर्माइट रिएक्शन जो होती है ना बेटा, ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अगर मैं इसको लिखूं, नियर अबाउट 3000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो जाता है इसका, नियर अबाउट, ठीक है, 3000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है टेम्परेचर, इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है, तुम समझ लो, ठीक है बेटा। तो आपको क्या समझ में आया अभी तक कि थर्माइट रिएक्शन किस लिए यूज करते हैं? थर्माइट रिएक्शन हम लोग यूज करते हैं आयरन के ओर से आयरन को, प्योर आयरन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। और होती क्या है थर्माइट रिएक्शन? थर्माइट रिएक्शन होती है कि जब फेरिक ऑक्साइड को या हेमेटाइट को या आयरन के ओर को एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करते हैं, पाउडर फॉर्म में एल्युमिनियम होता है, तो हमें क्या मिलता है? आयरन मिलता है प्योर फॉर्म में मोल्टेन स्टेट में, और Al2O3 फॉर्म होता है। और ये रिएक्शन इतनी ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है कि जो आयरन को बाहर आना होता है वो पिघल के बाहर आता है। आप देखो आयरन जो है वो 1500 डिग्री सेल्सियस पे पिघल जाता है ना, 1500, नियर अबाउट 1500 डिग्री सेल्सियस पे पिघल जाता है, लिक्विड बनने लगता है। लेकिन यहाँ देखो 3000 डिग्री सेल्सियस जा रहा है, तो बट ऑब्वियस बात है आयरन को पिघलना ही है। अच्छा, एक लाइन मैंने यहाँ लिखी है, इनिशिएटेड बाय बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। अब देखो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मुझे आपको बतानी है। देखो बेटा, पहले एक चीज समझ लो, जैसे आप लोग क्या करते हो, गैस जलाते हो, ठीक है, तो गैस जलाने के लिए आपको लाइट देनी पड़ती है, मतलब या तो माचिस जलाओगे, आप माचिस से गैस जलाओगे, या कैंडल से गैस जलाओगे, या लाइटर से गैस जलाओगे। आपको इनिशिएटिव देना पड़ता है। इनिशिएटिव मतलब आपको एनर्जी देनी पड़ती है, बिना आपके एनर्जी दिए गैस नहीं जलेगी। बात समझ में आ रही मैं क्या कर रहा हूँ? जैसे मुझे अगर गैस जलानी है तो मैं पहले माचिस ले जाके उसमें जलाऊंगा ना, तो ये जो माचिस वाली एनर्जी है, ये जो हीट है, ये मैंने उस गैस को दी, तभी तो वो गैस जल रही है, ठीक है। और जब वो गैस जलती है तो लार्ज अमाउंट में हीट निकलती है, क्लियर है। तो आपको मैंने जब एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपको हीट देनी पड़ रही है, ठीक है,
तो आपका वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अगर आपको हीट मिल रही है तो वो आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। पर यहाँ देखो दोनों काम हो रहा है, आप हीट दे भी रहे हो और आपको हीट मिल भी रही है। तो इस केस में एक्सोथर्मिक होगी कि एंडोथर्मिक होगी, तो ये एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब देखो इसका आंसर क्या है कि अगर आप जो हीट दे रहे हो, अगर आप जो हीट दे रहे हो वो हीट आपको मिलने वाली हीट से कम है। सपोज करो मैंने जो हीट दी वो, सपोज करो मैंने माचिस जलाया और उसको हीट दे दी, मान लो 100 डिग्री सेल्सियस दे दिया मैंने अपनी माचिस से मैंने गैस को 100 डिग्री सेल्सियस दे दिया। लेकिन जब गैस जलना शुरू की तो उसका टेम्परेचर जा रहा है 4000, 5000 या 3500, मेरे दिए हुए टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा, मेरी दी हुई एनर्जी से बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो एनर्जी मिलने वाली एनर्जी जो मुझको एनर्जी मिल रही है वो ज़्यादा है, तो ज़्यादा है इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। फिर हम अपनी दी हुई एनर्जी को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हमने तो बहुत थोड़ी एनर्जी दी और उसके कंपैरिजन में उसने हमको बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट दी, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आ जाता है। उसी तरह इस रिएक्शन को, थर्माइट रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, थर्माइट रिएक्शन को शुरू करने के लिए हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को जलाकर, देखो इसको समझो ये थर्माइट रिएक्शन ऐसे ओपन में नहीं होती है, इसका पर्टिकुलर एक चेंबर होता है। ठीक है, जब थर्माइट वेल्डिंग, अभी मैं आपको बताऊंगा थर्माइट वेल्डिंग, तो आपको मैं बताऊंगा कि एक चेंबर होता है। ठीक है, उसके अंदर ये थर्माइट रिएक्शन करवाई जाती है और बाकायदा एक ओपनिंग होती है, वहां से मेटल बाहर निकलता है। तो वो चेंबर के अंदर, उस चेंबर के अंदर हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन को अगर हमको स्टार्ट करनी है तो हम मैग्नीशियम रिबन को जलाकर उस चेंबर के अंदर डाल के बंद कर देते हैं। ठीक है, अब मैग्नीशियम रिबन जल रहा है, उससे भी एनर्जी मिलेगी या निकलेगी, तो ये जो एनर्जी मैग्नीशियम रिबन के जलने से प्रोड्यूस होती है वो इस रिएक्शन को स्टार्ट करती है। जैसे आपकी दी गई माचिस की एनर्जी आपकी गैस जला देती है, वैसे ही मैग्नीशियम रिबन जब आप उस कंटेनर के अंदर डालोगे जिसमें ये रिएक्शन होनी है थर्माइट वाली, तो जैसे ही आप मैग्नीशियम रिबन डालोगे तो ये मैग्नीशियम रिबन से जो हीट जनरेट हो रही है वो हीट थर्माइट रिएक्शन को स्टार्टअप करने के लिए चाहिए। ठीक है, तो थर्माइट रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, ताकि ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाए और हमको क्या मिल जाए, मॉल्टन स्टेट में आयरन हमको मिल जाए। क्लियर है, एकदम वैसे ही जैसे आप माचिस लगा के गैस जलाते हो ताकि आपका खाना पक जाए। ठीक है, तो माचिस आपको लगानी ही पड़ेगी, अब माचिस नहीं लगाओगे तो गैस नहीं जलेगी तो खाना नहीं पकेगा। वैसे ही अगर आप बर्निंग मैग्नीशियम रिबन नहीं डालोगे तो ये रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी, और रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी तो आपको क्या है, आयरन आपको मॉल्टन स्टेट में मिलेगा नहीं, और आयरन नहीं मिलेगा तो फिर हीट भी नहीं जनरेट होगी। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन फिर होगी नहीं। क्लियर है बेटा, और फिर जो आप इससे करना चाहते हो वो नहीं होगा। अच्छा, तो ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, देखो इसको हीट मिलनी चाहिए, लेकिन जनरली हम मैग्नीशियम रिबन से ही प्रोवाइड करते हैं, और कुछ लोग और भी अदर मीन से हीट प्रोवाइड करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप मैग्नीशियम रिबन से ही प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जनरली जो है मैग्नीशियम रिबन से ही प्रोवाइड की जाती है, इसलिए। अच्छा, अब यहाँ देखो थर्माइट रिएक्शन एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, 3000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर जाता है, इसलिए आयरन जो है वो मॉल्टन स्टेट में निकलता है। अब इससे काम होता है, इससे काम क्या होता है, देखो इससे होती है थर्माइट वेल्डिंग। क्या होती है बेटा? अच्छा देखो बेटा, थर्माइट वेल्डिंग क्या होती है इसको समझो। देखो जब बड़े बड़े या बड़ी बड़ी मशीनरी जो होती है, जैसे मान लो कि कहीं कारखाना है, ठीक है, कहीं वर्कशॉप है, बड़ी वर्कशॉप है जहाँ पे बड़े बड़े मशीनरी बन रही है। ठीक है, तो होता क्या है, अगर बड़ी बड़ी मशीनरी है, कहीं पे किसी बड़े बड़े मेटल्स को जोड़ना हो गया, जैसे मान लो कोई बड़ी मशीनरी है, उसका कोई पार्ट टूट गया है, अब उसको जोड़ना है। ठीक है, वो बहुत हैवी है। ठीक है, नॉर्मल वेल्डिंग से उसका काम नहीं चल पाएगा, नॉर्मल वेल्डिंग से जोड़ोगे तो टूट जाएगी बार बार। तो कोई बड़े बड़े मेटल्स के ब्लॉक हैं, या रेलवे ट्रैक होती है, रेलवे की जो ट्रैक होती है, अगर रेलवे की ट्रैक टूट जाती है तो उसको भी जोड़ना पड़ता है, या किसी मशीन के पार्ट टूट गए हैं बड़ी मशीन के, उसको जोड़ना है, किसी बड़े बड़े मेटल्स के ब्लॉक हैं उसको जोड़ना है। ठीक है, तो हम थर्माइट वेल्डिंग का यूज करते हैं। अब ये देखो ये थर्माइट वेल्डिंग है क्या, मैंने आपको बताया कि एक बड़ा सा चेम्बर टाइप का होता है। देखो एक बड़ा सा चेम्बर टाइप का होता है, ठीक है, मतलब बहुत बड़ा नहीं, नॉर्मल होता है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, आयरन ऑक्साइड डालते हैं, यही थर्माइट रिएक्शन करवाते हैं। आयरन थर्ड ऑक्साइड रहती है, ठीक है, मतलब मैं Fe2O3 लिख देता हूँ सिंपल ना, थोड़ा सा बड़ा बना के। एक मिनट, देखो मान लीजिए बड़ा सा चैम्बर है,
इसमें Fe2O3 है, ठीक है, और इसमें एल्युमिनियम भी है। ऐसे नॉर्मली ये रिएक्ट नहीं करेंगे जब तक इसमें ये मैग्नीशियम रिबन जला के नहीं डाला जाएगा। अब यहाँ पे ओपनिंग है, ठीक है, यहाँ पे ओपनिंग, पूरा अरेंजमेंट बना रहता है। मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर मैग्नीशियम रिबन डाल दिया, ठीक है, और ये थर्माइट रिएक्शन शुरू हो गई। अब थर्माइट रिएक्शन जब शुरू हो गई तो Fe जो है वो लिक्विड फॉर्म में निकलेगा। अब लिक्विड है तो वो बहना शुरू करेगा। अब जब वो बहेगा तो इसको ओपनिंग यहाँ से मिलेगी बहने के लिए। अब ये यहाँ से बाहर निकलेगा और मान लो मुझे यहाँ पे 2 रेलवे की ट्रैक जोड़नी है, रेल ट्रैक जोड़नी है। मान लो ये रेल ट्रैक ऐसे टूटी हुई है, दिख रहा है कि नहीं, बहुत छोटा तो नहीं बना दिया मैंने, चलो मैं थोड़ा सा बड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ। मान लो ये 2 ट्रैक छूटी हुई है, टूटी हुई है, छोटी हुई नहीं सॉरी, टूटी हुई है, ठीक है। तो ये लिक्विड मेटल यहाँ से निकला और इसमें भर गया, ठीक है, इसमें पोर कर दिया और इसको क्या हुआ, ठंडा होने दिया। अब जब ये पोर होकर ठंडा हो गया तो जम गया। अब जम गया तो ये दोनों ट्रैक जुड़ गई। उसके बाद इसको ग्राइंडिंग वगैरह करके लेबल कर देते हैं तो जुड़ जाती हैं, ट्रैक जुड़ जाती हैं। तो थर्माइट रिएक्शन जो है वो रेल ट्रैक को जोड़ने के लिए भी यूज होता है। थर्माइट वेल्डिंग जो है, थर्माइट वेल्डिंग मतलब मेटल्स ब्लॉक को, बड़े बड़े मेटल्स ब्लॉक को जोड़ने के लिए। तो थर्माइट वेल्डिंग में हम थर्माइट वेल्डिंग में थर्माइट रिएक्शन का यूज करते हैं। किसके लिए बेटा? थर्माइट वेल्डिंग क्या होती है, समझ गया होगा आपको। अब देखो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, थर्माइट वेल्डिंग क्या होती है। थर्माइट वेल्डिंग जो होती है वो थर्माइट रिएक्शन के थ्रू की जाती है। इसमें से जो लिक्विड आयरन निकलता है, ठीक है, उसको बड़े बड़े मेटल्स ब्लॉक के क्रैक्स में जहाँ भी वो टूटा है या जहाँ भी उसको वेल्डिंग करनी है वहाँ पे पोर कर देते हैं और उसको ठंडा होने देते हैं। उसके बाद वो जुड़ जाते हैं तो उसको ग्राइंडिंग वगैरह कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप समझ लीजिए। तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कितनी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ तो मैं और बताना भूल गया, ये आयरन के एक्सट्रैक्शन में भी यूज़ होती है। अब यहाँ जगह है भी कि नहीं, जगह तो होनी चाहिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ। थर्माइट रिएक्शन यूज इन एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। आयरन के एक्सट्रैक्शन में भी थर्माइट रिएक्शन का यूज़ करते हैं। तो आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इस चीज़ को आप समझो कि इसमें से अब क्वेश्चन क्या क्या आते हैं। देखो मैंने समझा तो दिया आपको कि क्या क्या रिएक्शन है और कैसे क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछता है मैं आपको बता देता हूँ। आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है व्हाट इज थर्माइट रिएक्शन, और पूछा गया है व्हाट इज थर्माइट रिएक्शन, राइट इट्स इक्वेशन। तो ये इक्वेशन है, ये थर्माइट रिएक्शन की डेफिनेशन है, ठीक है। ये पूछ सकता है आपसे ये पूछ सकता है कि रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए कौन सा मेथड या कौन सा रिएक्शन यूज करते हैं, तो थर्माइट रिएक्शन यूज करते हैं, ठीक है। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि आयरन के एक्सट्रैक्शन में कौन सी रिएक्शन यूज करते हैं, थर्माइट रिएक्शन यूज करते हैं, इसका इक्वेशन पूछ सकता है, ठीक है। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि इनिशिएट कैसे की जाती है, तो मैग्नीशियम रिबन जला के इनिशिएट की जाती है। तो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है और मैंने क्वेश्चन भी बता दिया है आपको क्या क्या पूछे जाएंगे। हो सकता है डायरेक्ट डेफिनेशन और इक्वेशन आपसे पूछ ले, हो सकता है आपसे पूछ ले कि रेलवे के ट्रैक को ज्वाइन करने के लिए कौन सी रिएक्शन यूज की जाती है, उसको डिफाइन करो या उसकी इक्वेशन लिखो तो भी, ठीक है। ये आपसे पूछ सकता है आयरन के एक्सट्रैक्शन में कौन सी रिएक्शन यूज होती है, उसको डिफाइन करो या इक्वेशन लिखो, तो वो भी मैंने आपको बता दिया है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ये भी बता दिया, इनिशिएट कैसे होता है ये भी बता दिया। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और मैंने आपको ये भी बताया है कि जब आप किसी प्रोसेस में एनर्जी देते हो और आपको एनर्जी मिलती भी है तो आप कंपेयर करो, आप दे ज़्यादा रहे हो एनर्जी या आपको मिल ज़्यादा रही है। अगर आपको एनर्जी ज़्यादा मिल रही है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अगर आप एनर्जी ज़्यादा दे रहे हो तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर हो गई बात? तो आई होप क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर दी है। आई थिंक बोर्ड भी भर गया है। तो देख लो बेटा, अगर कोई डाउट होगा तो आप बिल्कुल ZDSec पे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, फॉलो कर लीजिएगा। स्टूडेंट पॉइंट को फॉलो कर लीजिएगा, यहाँ मैसेज कर सकते हैं, कहीं भी मैसेज करेंगे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे।